बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो माइंस एंड मिनरल का बिल है ना, ये पाकिस्तान की सियासत का महवर बन गया है और इसमें दो राय है पाकिस्तान में। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज कुछ हकायक आपको मैं बताऊँगा। जिन लोगों ने इस पर बड़ी डिटेल में काम किया वो काम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सहाफ़ियों ने इस बिल को, इसके मंदरजात को, इसके अंदर जो चीज़ें उनको पढ़ा है और उन्होंने बताया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये बिल क्यों मंजूर करवाया जा रहा है, इसमें जल्दी क्या है। एक राय ये है कि बिल को फौरी तौर पे मंजूर किया जाए और जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। काबीना ने इसके अंदर जो बहुत जल्दबाजी दिखाई है खैबर पख्तूनख्वा की। और दूसरी राय ये है कि अभी जल्दबाजी ना की जाए, तसल्ली से इसको देखा जाए, इमरान खान साहब से मशवरा भी किया जाए, उसके बाद इस बिल को मंजूर करने या ना करने का फ़ैसला किया जाए। अब जो पहली राय है उसमें एस्टेब्लिशमेंट, हम सब जानते हैं कि उनका इसके अंदर एक रोल है। आर्मी चीफ ने मुलाकात भी की अमरीकी वफद से और उनके साथ माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर बात भी की। जबकि जो एलामिया बाद में जारी हुआ उसमें बताया गया कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान की मादनियात की पॉलिसी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में। अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके हक़ में है, वफाकी हुकूमत इसके हक़ में है, अली अमीन गंडापुर और उनके करीबी साथी उनके हक़ में है, और वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं जितनी भी, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे दीगर पार्टियाँ हैं जो उनके साथ इक़्तिदार में है, वो सारे इसके हक़ में हैं। दूसरी जानिब इस बिल के ख़िलाफ़ कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक बड़ा हिस्सा इसके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स इसके ख़िलाफ़ हैं। बहुत सारे MNAs इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा चुके हैं। वो लोग जो इमरान खान साहब के बड़े डाई हार्ट साथी हैं वो भी ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान साहब की फैमिली ने, उनकी बहनों ने इसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिया है। अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, ख़ास तौर पे महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन लोगों की तरफ से भी यही खबर है कि वो भी इसके ख़िलाफ़ है। कबायली अमायदीन जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इसके ख़िलाफ़ है। अब हर मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कहती है कि हम जरगा बुलाएंगे, चाहे अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में ऑपरेशन का मामला हो, अमन व अमान के दीगर मामलात हों, हर चीज़ के अंदर ये बात की जाती है कि हम कबायली जरगा बुलाएंगे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़ेवर है, ये खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात है। इन वसाइल पे जो पहला हक़ है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल का है, वहाँ के लोगों का है। तो इस पर कबायली जरगा क्यों नहीं बुलाया जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में कबायली जरगा बुलाना चाहिए। वहाँ पे ये फ़ैसला होना चाहिए कि आया ये जो मादनी वसाइल हैं इनके ऊपर ये नया बिल लाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले बिल मौजूद है और इससे पहले कानून भी मौजूद है। और अब एक नया कानून बनाने के पीछे रीज़न क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले चंद बयानात जो मैं आपके सामने रखूँगा। जिन लोगों ने बिल पे गौर किया है, इनमें एक टीम है हमारी इस्लामाबाद में दोस्तों की, रज़ी ताहिर साहब हैं, हरबीत सिंह साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं उसके अंदर। इन्होंने इसके ऊपर तहकीक की और कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। ये बिल उजलत में पास करना गलत है, वो लोग ये कह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अवामी वसाइल जो है उनके साथ ज़्यादती है। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि एक एक करके सारे बयानात आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बिल के ऊपर कौन क्या कह रहा है और किसकी पोजीशन क्या है। सलमान अकरम राजा साहब इस बिल के बारे में कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को माइंस एंड मिनरल्स बिल भिजवा कर हुक्म दिया गया है कि उसे इतने दिनों में पास करवा लें। ये तरीका नामुनासिब है। यानी ये तो दबाव डाला गया ना, बताया गया कि जी बिल आ गया आपके पास, बिल भिजवाया गया है। यानी ये दावा ये है कि ये बिल उन्होंने खुद नहीं बनाया, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, उनको ये बिल भिजवाया गया है और भिजवा कर ये कहा गया है कि इतने दिनों के अंदर आप ये बिल पास करवा लें। यानी ये एक दबाव है जो बिल उनको भेजा गया। तो सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ इसके अंदर एक ये है। दूसरा इसके अंदर शहबाज गिल साहब का मौक़िफ़ है। शहबाज गिल साहब का कहना है कि मैंने ये बिल पढ़ा है और इसको समझा है, माहिरीन से बात की है। मेरी नाकस ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स बिल जो है इसमें खान साहब की रिहाई और कैद, ये दोनों की चाबी है। जर्नल्स को मादनियात चाहिए, इन्हीं मादनियात को दिखाकर आलमी बरादरी से खान की तवील कैद पर रजामंदी मांगी जाएगी। बिल को खान की रिहाई तक किसी सूरत पास मत करें। मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य के साथ किया जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। देखें, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। शहबाज गिल और दीगर कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही इमरान खान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। उन्हीं लोगों की मादनियात को
बैरून मुल्क से जो लोग इंसानी हकूक के लिए दबाव डाल रहे हैं या जो ममालिक दबाव डाल रहे हैं, वहां पे लॉबिंग के लिए और उनको लालच देने के लिए ये मादनियात उनको ओने पोने दे दी जाएंगी। यानी अगर अमेरिका से बिल आ रहा है या अमेरिका से मुश्किलात आ रही है मौजूदा हुकूमत के लिए और आवाज़ उठ रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से कि इमरान खान को छोड़ें, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे माहौल बनाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि बिल पास करें, तो इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए जो वहाँ साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको ऑफ़र किया जा सकता है कि जनाब ये बहुत सारी मादनियात हैं, अरबों डॉलर्स की हैं, तो ये तोहफ़तन कबूल फरमाएं और इमरान खान वाला मामला जो है भूल जाएं। वो ये कहना चाहते हैं, जो शहबाज गिल साहब हैं वो ये बात कहना चाहते हैं। मैंने सिंपल करके आपके सामने रख दी है। क्या एग्जैक्टली ये हो जाएगा या ये हो पाएगा? इस पर एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं अशोक सवेन, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन के जरिए दिवालिया करने के बाद अब शरीफ खानदान माइनिंग के नाम पर मुल्क को लीज पर देकर नीलाम करने का मनसूबा बना रहा है। ये एक बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट हैं अशोक सवेन, उन्होंने भी इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक पुराना स्टेटमेंट जो मैंने सबसे पहले आपको निकाल के दिखाया था 12 जनवरी 2015 का, जब इन्होंने कहा था कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और सोना और चांदी मिल गया हमें, तब भी इन्होंने कौम को बड़ी नवीद सुनाई थी कि अब हम IMF से भी जान छूट जाएगी, पाकिस्तान में लोग नौकरियां करने आएंगे, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता बनने जा रहा है। तब ये राहील शरीफ साहब को इन्होंने खुदा बनाया हुआ था, अभी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है। तो ये हमेशा आर्मी चीफ का दिमाग ख़राब कर देते हैं, जो भी आर्मी चीफ आते हैं, फिर ये उनके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं बाद में, जब इन्हें पता चलता है कि अब आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके साथ लड़ाई भी करते हैं। बहरहाल इन्होंने उस वक्त कहा था कि वो कशकोल जो 68 बरस में नहीं तोड़ा जा सका, उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम बाहर कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि तांबा, लोहा और सोना लेकर जाएंगे और मुल्क का खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। चनियोट में सोने, तांबे और लोहे के ज़खायर मिलने पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो दावा है वो वायरल हो गया दोबारा से। ये मैंने आपको अपने एक वीलॉग में 2 वीलॉग्स पहले बताया था कि ये एक्चुअली इन्होंने किस तरीके से पहले भी कौम को बेवकूफ़ बनाया, ये दोबारा कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर जो है वो अनवर लोधी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली याद रखें कि यह मादनियात का बिल नहीं है, इमरान खान की उम्र कैद का बिल है। आलमी ताकतों को मादनियात मिल गई तो इन्हें कोई सरोकार नहीं होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत है या नहीं। सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। मैंडेट चोरी हुआ है या नहीं हुआ इन्हें कोई गर्ज नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि जो आलमी ताकतें आवाज़ उठाती हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए तोहफ़तन ये आपके जो ख़जाने हैं मादनियात के, ये उन्हें दे दिए जाएंगे और उसके नतीजे में वो चुप कर जाएंगे। अज़हर मशवानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रूहे रवा हैं, उन्होंने भी जनाब एक ट्वीट किया। वो ये कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स को वफाक के कब्ज़े में लाने की कोशिशें इस सिलसिले की कड़ी है जिसके तहत SIFC ने बाकी चीज़ों पर कब्ज़ा किया है। खालिद खुर्शीद को SIFC के कब्ज़ों पर आवाज़ उठाने पर 34 साल सज़ा दिलवाई गई। रेस्ट हाउसेज के खसारे की आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के 44 सियाहती मकामात और 4400 कनाल ज़मीन ओने पोने दाम ग्रीन टूरिज़म नामी एक नौज़ायदा कंपनी के हवाले किए गए हैं। यानी इतनी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो SIFC ने ले ली हैं गिलगित बल्तिस्तान से और वो अक्वायर कर ली हैं और वहाँ पे वो ग्रीन टूरिज़म लेकर आ रहे हैं। और जो मकामी लोग हैं वो इस पर एहतजाज करते हैं कि ये हमारा हक़ है, ये खूबसूरती, ये जंगल, ये सब हमारा है और हम पहले इसके बेनिफिशरी हमें होना चाहिए, हमें ट्रेंड किया जाए, मौका दिया जाए, ये जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये सारी हम चलाएंगे। इस पर आवाज़ उठाई थी तो उसके बाद जो 34 साल तक की सज़ा हो गई है खालिद खुर्शीद साहब को और वो बड़ी मुश्किल में है। उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा ये गलत है, फ़ौज को अपने काम से काम रखना चाहिए, उनको दिफाई मामला देखने चाहिए। जब आप इन मामलात में आते हैं और इनमें नाकामी होती है तो सारा मलबा आप पर गिरता है। जब आप ज़राअत के अंदर आएंगे और गंदम महंगी होगी, आटा नहीं दस्तयाब होगा, गंदम का बहरान होगा तो लोग आपको ज़िम्मेदार कहेंगे। जब आप मादनियात के शोबे में आएंगे, मुल्क का कर्जा नहीं उतरेगा तो लोग आपको ज़िम्मेदार कहेंगे। आप जिस शोबे के अंदर आएंगे, बिजली के शोबे में आएंगे, लोगों को तवानाई महंगी मिलेगी और जब लोड शेडिंग होगी तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। तो ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 4199 कनाल जंगलात की वो ज़मीन है जिस पर कोई इमारत सिरे से मौजूद ही नहीं है। एक साल में कितना मुनाफा कमाया, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। तो खालिद खुर्शीद साहब का और मैंने आपको बताया अज़हर मशवानी साहब का भी, इसके ऊपर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। ये मियाँ वाली से इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मशवरा किए बगैर हमें मादनियात का बिल मंजूर नहीं करना चाहिए। यानी सबके सब लोग यही कह रहे हैं कि किसी सूरत भी मादनियात का बिल
मंजूर ना किया जाए। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथी हैं, ये वो लोग हैं। और अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तब तक मादनियात के बिल पे पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर, उनके भाई और उनके करीबी साथी, उनके कैबिनेट के साथी, वो सारे इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि कुछ नहीं है इस बिल के अंदर, इसको फौरी तौर पे मंजूर किया जाए, ये मंजूर होना चाहिए। अब कुछ सहाफ़ी भी ये बता रहे हैं कि जनाब अब इस बिल के अंदर है क्या। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बिल के अंदर क्या है। बिल के अंदर जनाब हुसैन नदीम साहब ने एक इसके ऊपर तहकीक की है और उन्होंने इसको थारोली जब पढ़ा तो उसके बाद वो ये बताते हैं कि अगर इस बिल को आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक ऐसी मरकज़ी अथॉरिटी बनाई जा रही है और ताकि कवानीन, क़वाइद व ज़वाबित और एहतसाब या जो जवाबदेही आपको देनी होती है, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और SIFC के इख्तियार के अंदर चीज़ें चली जाएँ। और SIFC जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की मादनी सनत का कंट्रोल संभाल ले और मिलिट्री के लिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसमें एक जगह बन जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पंजाब और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में बड़े हिस्सों पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, या कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है GB में वो बहुत बड़ा कब्ज़ा किया गया है। उन्होंने कहा जी कि ये पूरी की पूरी सनत जो है वो एक तरह से जारी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में SIFC के ज़रिए से, और एक ऐसे सूबे में जहाँ पहले ही जंग जैसी सूरत हाल है। जब इस तरह का काम किया जाएगा तो इसमें अस्करियत पसंदी के मामलात भी हैं। वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में बताई हैं और उन्होंने कहा जी इसको पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आती है वो ये है कि मादनियात जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा के कंट्रोल से निकल के वफाक के और SIFC के कंट्रोल में चले जाएगा। तो नाज़रीन, ये मामला है सारा का सारा इस बिल का, माइन एंड मिनरल्स बिल का। अब इसके ऊपर दो अलग अलग राय है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं चाहती कि ये बिल जो है मंजूर हो। सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात के लिए नाम भिजवा दिए, लेकिन पहली मरतबा पिछले 1.5-2 साल में हमने एक चीज़ होते हुए देखी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बड़े अग्रेसिव होकर बोले। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब बैठे थे, उनके साथ बैरिस्टर गौहर बैठे थे। सलमान अकरम राजा साहब ने जो सवालात उठाए वो बैरिस्टर गौहर के साथ बैठकर उठाए और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की बहनें बाहर सड़क पे बैठी हैं, जब हमें ज़बरदस्ती रोक दिया गया है, जिनके नाम थे मुलाकात के लिए उन लोगों को बाहर रोक दिया गया, तो बाकी लोगों को अंदर जाके इमरान खान से मुलाकात के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अब इसमें दो राय है। कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने मौका मिले जाके मिलो तो सही, लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। तो जब एस्टेब्लिशमेंट किसी को अंदर भेजती है तो वो असल बात अंदर जाने नहीं देती और अंदर की बात बाहर आने नहीं देती। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये सारी बातें बैठ के सुनी थी सलमान अकरम राजा साहब के साथ। उस वक्त वो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी तबीयत ही ऐसी है, वो नहीं बोलते। लेकिन फिर उन्हें जो है वो किसी ने होश दिलाया, किसी ने उनको ताकत का इंजेक्शन लगाया और उन्हें कहा कि बोलिए जनाब, आपको पार्टी का चेयरमैन लगाया गया, आप पार्टी के चेयरमैन हैं, लिहाजा ये तो मौका है, आप बोलिए सलमान अकरम राजा के खिलाफ। तो फिर उसके बाद वो बड़ा खुलकर बोले, जनाब मैंने टिकट दिए सबको, मैं पार्टी में मजबूत हूं, मैं किसी को क्यों जवाब दूं, मुझे सारे जवाब देंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से पहली मरतबा हमने देखा जनाब बोलते हुए मोहतरम को। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और एस्टेब्लिशमेंट का एक चैनल है सोशल मीडिया का, उन्होंने उसको रीट्वीट भी किया। यानी अब ज़रा खुल के सामने आने का वक्त आ गया उनके भी, बैरिस्टर गौहर का, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के एक चैनल को रीट्वीट भी किया। और वहाँ से रिक्वेस्ट आती रहती है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ लोगों को कि हमारे चैनल को रीट्वीट करें, ज़रा इसकी रीच बढ़े, क्योंकि चैनल के ऊपर जो है वो बजट बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा, बयानियाँ बन नहीं रहा, इवन उसकी रीच ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है चैनल की। तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कहते हैं कि हमें आके इंटरव्यू दे दो। अभी एक डिजिटल चैनल है जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कंट्रोल चलता है, उसके ऊपर आज़म सवाती साहब को भी देखा गया और अभी जो है वो एक रीट्वीट किया बैरिस्टर गौहर साहब ने। तो वो बेचारे रिक्वेस्टें करते रहते हैं कि जनाब हमारा रीट्वीट कर दें। सहाफ़ियों को भी कहते हैं, जिन लोगों के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको भी कहते हैं कि आप रीट्वीट कर दें, इसको ज़रा वायरल करें थोड़ा सा। तो बेचारे कोशिश करते रहते हैं। डिजिटल चैनल तो उन्होंने बना लिया है, करोड़ों अरबों रुपया लगा भी दिया है, लेकिन अभी तक उसका आउटकम कुछ नहीं आया। सलमान अकरम राजा साहब भी डट गए, वो ये कह रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा कि आप हमें छोड़ के अंदर कैसे चले जाते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, वो बैठ के भी इस चीज़ को तय कर सकती है। वो इस बात को बैठ के तय कर सकती है कि जनाब तय कर लेते हैं कि जिनके नाम दिए जाएंगे फिर वही अंदर जाएंगे, बाकी लोग अंदर नहीं जाएंगे। वरना इस तरह तो ये हमेशा शक ही रहेगा, लोग मशकूक बनते रहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसको अंदर भिजवा देती है इमरान खान साहब से मिलने। और इमरान खान साहब ने खुद कहा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बकौल कि जनाब जिसको मैं मिलना चाहता हूं उन्हें अंदर भेजते नहीं,
और जिन्हें मैं नहीं बुलाता उनको अंदर भेज देते हैं मिलने के लिए। अब बैरिस्टर गौर साहब को मिलने में इमरान खान साहब की क्या दिलचस्पी होगी? बैरिस्टर गौर साहब से सवाल किया सहाफ़ियों ने, और बार बार सवाल किया, लगभग 6-7 मरतबा सहाफ़ियों ने सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सहाफ़ियों ने ये पूछते रहे कि क्या आपने इमरान खान को ड्रोन हमले के बारे में बताया, क्या आपने इमरान खान को ड्रोन हमले के बारे में आगाह किया? तो जो इमरान खान साहब से लोगों ने मुलाकातें की हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ना तो ड्रोन हमले के बारे में बताया है और ना ही इमरान खान साहब को ये माइंस एंड मिनरल्स बिल, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की जो मादनियात हैं वो मुबैना तौर पे कंट्रोल में चली जाएंगी वफाक के, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी आ जाएंगी, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और उनके ऊपर जो है वो निगरानी खत्म हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कंट्रोल कम हो जाएगा, ये दावे किए जा रहे हैं इस हवाले से। तो ये इसके बारे में भी इमरान खान साहब को नहीं बताया गया। इमरान खान साहब के पास तो जेल में बहुत वक्त है, ये 130 सफ़े पहुंचा दें उन्हें, इमरान खान साहब पढ़ लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा रही। कोशिश ये है कि ये बिल पास हो जाए इमरान खान साहब से मुलाकात होने से पहले पहले, इससे पहले कि इमरान खान को पता चल गया, और अगर इमरान खान ने कहीं कह दिया कि ये बिल पास ही नहीं करना तो फिर तो सारे चाहे उल्टे लटक जाएं सीधे लटक जाएं। अगर ये सारे चाहेंगे भी तो बिल पास नहीं कर सकेंगे, एमपीएस ने वोट ही नहीं डालना, और जो जो एमपीए वोट डालेगा फिर वो अपने हल्के में नहीं जा सकेगा खैबर पख्तूनख्वा में, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो इस वक्त जो है वो जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। अली अमीन गड्ढापुर साहब के पास बकौल सलमान अकरम राजा साहब के ये टारगेट है कि आपने इतने दिन में बिल पास करवाना है। वो बेचारे जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मामला जो है वो मशकूक हो गया, जैसे कि नहरों वाला मामला है। इस पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का मुबैना तौर पर एक स्टेटमेंट आया। डॉक्टर साहब ये कहते हैं, सदर थे पाकिस्तान के जरदारी साहब से पहले, वो कहते हैं मेरे पास भी ये मामला आया था दरिया सिंध में नहरें निकालने वाला, मैंने साफ इनकार कर दिया था। हालांकि इनकी सिंध में कभी हुकूमत नहीं बनी, इन्होंने पानी के ऊपर कभी सियासत भी नहीं की, लेकिन इन्हें इस बात का आइडिया था कि भाई सिंध का जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, तो इन्होंने नहीं किया। और इस मरतबा भी अगर आवाज़ उठाई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई है कि ये सिंध के पानी के ऊपर नहरें बन रही हैं, दरिया सिंध के पानी के ऊपर। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है, पहले उन्होंने खुद अप्रूवल दी। आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं जिसमें जरदारी साहब ये कहते हैं कि ये नहरें जल्द अज जल्द निकाली जाएं, अच्छी क्वालिटी की निकाली जाएं, इनके पुश्ते पक्के किए जाएं ताकि दरिया सिंध का पानी चोलिस्तान के सहरा के अंदर प्रॉपर टाइम पे पहुंचे, जहां पे SIFC के जेरे निगरानी रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां पे ये पानी फौरी तौर पे पहुंचाया जाए। ये तो जनाब जरदारी साहब का ऑर्डर है। अब सिंध के अंदर ये पानी जाना था, सिंध के लोगों का नुकसान होना था, जरदारी साहब को उस वक्त नहीं पता था, सब पता था। मामला खुल गया और खुलने के बाद अब बेटा खड़ा उस तरफ, अवाम के साथ कभी खड़ा होता है इस तरफ, वो इतना तंग आ गए बेचारे के, बाप अस्पताल में चला गया, बेटा दुबई में चला गया। उन्होंने कहा जान छुड़ाओ, खुद ही करो जो करना है, हमारी जान छोड़ो। लेकिन जो सिंध के अवाम है वो डट गए, वो एहतजाज कर रहे हैं, वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा पानी आप चूस लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हम तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि ख़बर क्या है नाज़रीन, गंद है, बदबूदार किस्म का घटिया। एक आदमी को यहाँ पे इन्होंने लगाया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मुझे एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये आपकी चॉइस है। उसने ऐसा घटिया ट्वीट किया है इमरान खान और उनकी एहलिया के बारे में कि कोई गलीज़ तरीन आदमी भी, बदबूदार आदमी भी ऐसा ट्वीट नहीं करता। यानी आपने कभी इमरान खान से किसी की निजी ज़िंदगी के अंदर तो नहीं वो घुसता, या कभी आपने ये देखा हो कि कभी किसी ने, किसी लीडर ने ऐसे किया हो, या किसी और सहाफ़ी ने ऐसा किया हो। यानी इतनी घटिया और बदबूदार हरकत, और ऐसे आदमी को चूज़ किया बाकायदा, ऐसे आदमी का इंतखाब किया गया बाकायदा कि इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाना है। इमरान खान के बुग़्ज़ में इन्होंने सारा गंद मुल्क का इकट्ठा कर दिया, और हर गंदे शख्स को जो है वो इन्होंने कोशिश की कि इसको नवाज दें। हर बुरे शख्स को इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान के बुग़्ज़ में, इमरान खान के खिलाफ। तो मैं ये एस्टेब्लिशमेंट से जानना चाहता हूं कि ये आपकी चॉइस है। ज़रा अपने गिरबान में झांकें, इस आदमी का ये स्टेटमेंट पढ़ें, आपको शर्म आ रही है या नहीं आ रही? अब भी आपको ये सोचना चाहिए कि आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है। या तो आपको शर्म आनी चाहिए, या फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि आपकी सोच वही है जो फातिमा जिन्ना के खिलाफ थी। आज भी आपकी सोच वही है जो बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें फैलते वक्त आपकी सोच थी। आपकी सोच वही है, आपकी सोच बिल्कुल नहीं बदली। उसी घटिया ज़हनियत के साथ आज भी आप पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। नाज़रीन कुछ और ख़बरें आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। मेरे ख्याल में यहाँ इतना ही काफ़ी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।